नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी 24 का रण, बैठक में मंथन। जी हाँ, संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 2 दिन तक बैठक करेगी और बैठक में संगठन में फेरबदल के साथ ही मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों को टारगेट भी दिया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में 24 के चुनाव में 325 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने की रूपरेखा बनाई जा रही है, ताकि देश में सत्ता की हैट्रिक लगाकर बीजेपी इतिहास रच सके। ऐसे में सवाल ये है कि मध्य प्रदेश बीजेपी को क्या टारगेट मिलेगा, क्या संगठन में भी किसी तरह का कोई बदलाव होगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। अब प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों को बुलाया, क्या संगठन में फेरबदल का समय आया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए सियासी फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी की दिल्ली में 2 दिनों तक बैठक भी होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियों को बुलाया गया है, जिसके बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल कर सकती है। नई जिम्मेदारियों के साथ ही नए टारगेट भी दिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीतने के लिए भी बैठक में खास रणनीति तैयार हो सकती है। हालांकि बीजेपी इस बैठक को कैसे देख रही है, वो जान लीजिए। लोकसभा चुनाव की रणनीति पे काम कर रही, मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से, और मध्य प्रदेश में भी वरिष्ठ नेताओं की और सबकी बैठकों का दौर जारी है। मोदी जी खुद बैठकों में शामिल हो रहे हैं। तो ये सब विकास की रणनीति, रोड मैप कैसा हो, हमारी आगे रणनीति क्या हो। भारतीय जनता पार्टी एक सतत काम करने वाला संगठन है, तो सतत इस प्रकार का मंथन संवाद चलता रहता है। बीजेपी तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। रणनीति बनाने और संगठन में बदलाव या फेरबदल कर आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, इसके पत्ते उसने अभी नहीं खोले हैं। हालांकि एमपी में कांग्रेस के पास खोने को महज 1 सीट ही है। अब वो उसे कैसे बचाएगी, उसका प्लान क्या है, वो समझ लेते हैं। वही बात करेंगे, जनता से जुड़े मुद्दे, महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे। हम वही बात करेंगे, जनता से जुड़े मुद्दे। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में जनता हमें भरपूर समर्थन देगी, भरपूर आशीर्वाद देगी और हमारे सांसदों की संख्या अधिक से अधिक। बीजेपी की पूरी कोशिश है बैठक में मंथन कर केंद्र में तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनाई जाए। लिहाजा मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए अहम टारगेट इस बैठक में सेट किए जा सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने विधायकों को लक्ष्य दे दिया है। खुद की जीत से 10% अधिक वोट लाने का टारगेट दिया गया है। हर पोलिंग पर मिले वोट का प्रतिशत बढ़ाना है। जहां हारे हैं वहां जीतने का प्रयास करना है। हालांकि बड़ा सवाल है कि बैठक के बाद संगठन में किसी तरह का बदलाव दिखेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और बीजेपी को बम्पर जीत मिली और टारगेट तो निश्चित तौर पे 29 का 29 ही होगा, क्योंकि पिछली बार भी था, लेकिन छिंदवाड़ा हाथ से छिटक गई थी कह सकते हैं। तो इस बार बड़ी जिम्मेदारी कि 29 की 29 सीटें संगठन के सामने चुनौती, और विधानसभा की जीत तो अपने आप में उत्साह करने वाली है बीजेपी को। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चुनौतियां होंगी, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है उतना ही है, बीजेपी का वोट शेयर जरूर रहा है, तो उसको बनाए रखना भी, उसको बढ़ाना भी। देखिए मनोज जी, 29 का टारगेट केंद्रीय नेतृत्व दे या न दे, शिवराज सिंह जी ने तो प्रदेश नेतृत्व के सामने 29 टारगेट रख दिया। बिल्कुल, उन्होंने कह दिया कि जब तक नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ था, तब तक उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं तो 29 सीटों पर टारगेट कर रहा हूँ। इसका 29 की माला प्रधानमंत्री गले में पहनाऊंगा। 29 कमल की माला जो है वो प्रधानमंत्री जी के गले में पहनाई जाएगी। तो इससे ये तो केंद्रीय नेतृत्व कहे ना कहे, लेकिन 29 का टारगेट तो मध्य प्रदेश के लिए फिक्स हो गया।
और ये सबको मालूम है कि कमलनाथ जी वाली सीट जो है, छिंदवाड़ा वाली सीट जो है, वो तो अमित शाह जी ने अपने हिस्से ले रखी है, वो यहाँ जिता के ही मानेंगे अब। और उनकी जो रणनीति है उसका तो लोहा पूरा देश मानने लग गया है कि वो सब जगह जिता लेते हैं, जहां जाते हैं वहां जिता के लाते हैं। मोदी जी का नाम है और अमित शाह जी की रणनीति है, उसके कारण भाजपा जो है वो केवल जीत ही जीत रही है। तो ये सारी बातें तो स्पष्ट हैं। बिल्कुल। पर ये चीज हमें कम से कम समीक्षा करते समय ध्यान रखना पड़ेगी कि जो शेर बंधे हुए थे दिल्ली के बाड़े में, उनको मध्य प्रदेश में छोड़ देने का फायदा होगा क्या, कितना फायदा होगा, ये समझने वाली बात है। अब जितने भी दिग्गज थे दिल्ली के अंदर जो लोकसभा जीत के चले जाते थे और मध्य प्रदेश के रण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का दांवपेच नहीं आजमाते थे अखाड़े में, तो वो तो अब सब यहाँ आ गए और अब तो वो रहेंगे ही। लेकिन जब शेर को खुले में छोड़ते हैं तो कॉलर आईडी लगा दी जाती ताकि पता चलता रहे वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है। मैं और फिर वो बाड़े से कहीं दूर जाता है जंगल से तो ट्रैकुलाइज करके वापस ले आया जाता है। ठीक है, ये हम हाल के वर्षों में देख रहे हैं। नहीं, ये मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन कल जब मैंने आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का वो सुना और उन्होंने ये कहा कि वो डिग्री के मामले में मुझसे आगे है, डिग्री उनकी ज्यादा है मोहन यादव जी की, लेकिन आप लोग जो है मुझे हल्के में ले लेते हो क्योंकि मैं भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री भी। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है, ये मैंने जो कहा उस बात को मुझे कहने के लिए अधिकार देता है जी। बिल्कुल। और जहां तक रहा संगठनों में बदलाव का मामला, तो बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। वो तो मन बहलाने के लिए होता है। संगठन से मतदाता का क्या असर पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति संगठन में आएगा, जिम्मेदारी लेगा, वो पहले वाले के बताए रास्ते पर ही काम करेगा। कोई नया तो संगठन में ला नहीं सकता कि भाई कोई बहुत बड़ा चेंजिंग आ गया। यदि मान लो छत्तीसगढ़ में की जगह कीर्ति सिंहदेव आ गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है वहाँ, बिल्कुल। क्योंकि कोई बहुत ज्यादा किसी ने पटाखे तो नहीं छोड़े अभी तक। तो ये कोई बहुत परिवर्तन का विषय नहीं। हाँ, एक चीज का परिवर्तन हो सकता है और वो परिवर्तन चर्चा में आएगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व में या अध्यक्ष के रूप में और बाकी और पदों में यदि अच्छी जमावट की जाती है, जो संगठन के जानकार लोग हैं उनको ले ली जाती है। केवल ये नहीं हो कि भाई राज्य में जिसका ठिकाना नहीं रहे उसको केंद्र में आप पदाधिकारी बना दो। यदि ऐसी रणनीति से तो चला बात अलग है, अन्यथा यहाँ जो काम करने वाले राज्यों के लोग थे जिनको लगता था कि संगठन के बारे में भी जानते हैं, सरकार के बारे में जानते हैं, उनको यदि जिम्मेदारी देकर के काम कराया जाएगा तो मुझे लगता है उसके परिणाम सार्थक आएंगे। और ये तो अभी दिख ही रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को घेरने के लिए और विपक्षी दलों के दो बड़े नेताओं ने कह दिया कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दो और राहुल गांधी के चेहरे का नूर ही गायब कर दिया, इसी प्रकार से अब कांग्रेस रणनीति करने लग जाएगी कि राहुल गांधी को ही लेके आएंगे, चाहे ममता बनर्जी और केजरीवाल का नूर घटाना पड़े। तो ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है, और लालू यादव और नीतीश कुमार जी यदि मान लो बीच में कहीं कहीं पेचबाजी कर रहे हैं, तो ये लगता है कि कौन किसकी पेच से पतंग काटता है, कौन किसको बनाता है, ये उसका। और लेकिन उधर मोदी तो स्टेब्लिश है ही, क्योंकि लाडली बहना का क्या असर है, ये तो मोदी का चमत्कार है। ये जब हम बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि मोदी का चमत्कार निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार बनाने। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट तो कुछ और कहती है ना। आरबीआई की मैंने नहीं पढ़ी, क्या है रिपोर्ट बताओ। वो तो बता रहे कि लाडली बहना का इम्पैक्ट है, जो सौम्या कृष्णन है उनकी, उन्होंने बताया है कि जो पिछली बार फंसी हुई सीटों में से बीजेपी 22% सीटें जीती थी, वो इस बार 100% जीती थी। लेकिन उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा मनोज, एक लाइन बोलूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हो ये मुझे भी मालूम है। मैं उसका आरबीआई का मामला और बाकी इसके मामले नहीं कह रहा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि मुझे ये मालूम है, क्योंकि चुनाव से पहले मैंने आपके टेलीविजन चैनल पर सबसे पहले कहा था कि सरकार बीजेपी की बन रही है और इस आधार पर बन रही है, तो मुझे ये मालूम था महिलाओं का मामला। अब ये अलग बात है कि भाजपा ही मोदी जी के और अमित शाह जी से इतने भयभीत हैं कि वो बोलने में डरते हैं, तो डरे भाई। अपन लोग समीक्षक लोग हैं, अपने को तो दोनों का सम्मान रखना है, वस्तुस्थिति का भी सम्मान रखना है, प्रधानमंत्री जी का भी सम्मान रखना है। लेकिन सच ये है कि लाडली लक्ष्मी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई जी। तो ब्रजेश जी, बीजेपी को बम्पर जीत मिली मध्य प्रदेश में, जिसकी उम्मीदें बीजेपी को भी नहीं रही होगी। हालांकि वो कहते जरूर थे 150 प्लस जाएंगे, लेकिन एक चिंता की बात उनके लिए ये भी है कि वोट शेयर जरूर बढ़ा है, लेकिन आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी लोकसभा सीटें हैं, 8 से 9,
जहां पर कांग्रेस को कुल मिलाकर वोट ज़्यादा मिले हैं बीजेपी के मुकाबले। यानी कि आज की परिस्थिति में लोकसभा के चुनाव हो तो हो सकता है कांग्रेस 5, 7, 8 सीटें मध्य प्रदेश में जीतती दिखाई दे। तो शायद ये भी एक बड़ी चिंता का विषय होगा, क्योंकि विधानसभा ठीक है आपने अच्छे नतीजे हासिल कर लिए और विधानसभा से लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग पैटर्न पर जाता है, क्योंकि मोदी के नाम पर एडिशनल वोटिंग आपको हो जाती है। लेकिन फिर भी संगठन के लिए तो एक चिंता की बात ही है ना, क्योंकि अगर खरगोन की बात कर लें हम, टीकमगढ़ की बात कर लें हम, भिंड की बात कर लें, मुरैना की बात कर लें, ग्वालियर की बात कर ले, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ कांग्रेस को ओवरऑल वोट बीजेपी से ज़्यादा मिला है। ये बात सही है मनोज जी कि आपने जो आंकड़े बताए हैं कि 7 से 8 लोकसभा सीटों में यदि हम विधानसभा के नतीजों पर बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस को बढ़त दिखती है, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा में कांग्रेस जीती है। लेकिन फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि 2019 में और 2018 में क्या परिस्थितियाँ थी। आप देखिए 2018 में भी वही हालात थे, कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, लेकिन 2019 में जो चुनाव हुए वो पूरा ही माहौल बदल गया। 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, वो सीटें भी जीत ली थी जहाँ विधानसभा में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। उस आधार पर लोकसभा में कांग्रेस को सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली क्या? नहीं मिली। तो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव और नगरीय निकाय का चुनाव, अब मतदाता उतना समझदार हो गया है मनोज जी कि किसको चुनना है आपको। देश में किसकी लीडरशिप आप चाहते हैं, मध्य प्रदेश में किसकी लीडरशिप चाहते हैं, नगरीय निकायों में किसकी लीडरशिप चाहते हैं। और दिल्ली बड़ा उदाहरण है, पंजाब उदाहरण है उसका। लेकिन नगरीय निकाय में भी कंफ्यूज कर देता ना कि महापौर वो कांग्रेस का जिता देता लेकिन परिषद बीजेपी की बनवा देता है। देखिए वो नगरीय निकाय चुनाव में महापौर का ही मेन माना जाना चाहिए, बाकी के जो पार्षदों के चुनाव होते हैं व्यक्तिगत आधार पर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। वार्ड में यदि जो जिनकी लोकप्रियता है, बेहतर लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं, उपलब्धता कितनी है, क्या है, उसकी वजह से वो जीत जाते हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन विधानसभा में जो कह रहे हैं आप, चिंता करनी चाहिए बीजेपी को, और वो चिंता करती दिख भी रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है जिसमें रणनीति बनेगी। जैसे ही लोकसभा सत्र खत्म होगा, आप देखिए बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां करेगी। वही उस समय के प्रधानमंत्री फरवरी, मान के चलिए मार्च में यदि आचार संहिता लगती, फरवरी से पहले बीजेपी एक तरह से जो लक्ष्य उसने तय किया है इस बार कि वो पिछली बार 303 सीटें जीती थी, इस बार 325 का लक्ष्य रखा है जीतने का। तो लक्ष्य हासिल करने के लिए हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है कि लक्ष्य हासिल करने की रणनीति पर काम करती, तो वो रणनीति पर काम कर रही है। आपको जानकारी होगी मनोज जी कि 300 से ज्यादा जिलों में कॉल सेंटर ऑलरेडी बीजेपी के काम कर रहे हैं बिल्कुल। जो लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनसे। और बीजेपी ने जो उसको पिछली बार जो 22 करोड़ वोट मिले थे, इस बार उसने उसका आंकड़ा 60% ज्यादा, मतलब 35 करोड़ का टारगेट रखा है। उस टारगेट पर काम कर रही है वो कि किस तरह से हम लाभार्थी, और जो 2 दिवसीय बैठक होगी उसमें बाकायदा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसकी समीक्षा होगी। ये जो यात्रा है ये उसका टारगेट पूरा करने की दिशा में कदम है। एक तरह से वो बाकायदा इससे लोग जुड़ रहे हैं, जो वंचित रह गए हैं वो लाभार्थी जुड़ रहे हैं। वोट बैंक कैसे बीजेपी का बड़ा है, मध्य प्रदेश में हमने देखा, लाडली बहना का हम जिक्र कर रहे थे, तो ये लाभार्थी का ही वोट बैंक है ना, उसी वोट बैंक को आगे कर रहे हैं। यदि केंद्र की योजनाओं का लाभ कोई ले रहा है तो उस लाभार्थी से संपर्क कर रहे हैं, जो वंचित रह गए हैं उनको उसका लाभ दिलाने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए विधायक से लेकर जिला अध्यक्षों से लेकर संगठन के सभी अनुसांगिक संगठनों को जोड़ दिया है उसमें। इसलिए इस बैठक में आपको देखो मोर्चा से लेकर सभी अनुसांगिक संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को, प्रभारियों को बुलाया गया है, उनको टारगेट दिया जाएगा। तो टारगेट सेट कर रही है, ये टारगेट बताता है कि कांग्रेस से कितनी आगे है, इसलिए वो लक्ष्य हासिल कर लेती है, जो तय करती है उसके लगभग पहुंच जाती है। इसलिए हम अचंभित होते हैं कि 163 मध्य प्रदेश में क्यों मिल गई कि बीजेपी वो लक्ष्य तय नहीं कर सकने किया, उसने भी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन वो लक्ष्य पाने की दिशा में कदम बढ़ा रही थी, इसलिए उससे सफलता मिली है। वो लाडली बहना के माध्यम से, वो केंद्र की योजना, सारे कारण हो सकते हैं, चेहरों की वजह से, लेकिन उसने तमाम तरफ से लक्ष्य बढ़ाया ना, चाहे दिग्गजों को मैदान में उठा, लक्ष्य हासिल करने के लिए चौतरफा उसने रणनीति पर काम किया। यदि वो रणनीति पर काम करेगी बीजेपी तो मुझे लगता है कि उसको सफलता मिलेगी। क्योंकि दूसरी तरफ हम कांग्रेस को देख रहे हैं, वो लक्ष्य की अभी तो तैयारी नहीं कर रही, वो उसने क्या करने जा रही है, क्योंकि गठबंधन जो बना लिया है उस गठबंधन में ही अब एक तरह से सुर उठने लगे। जो शर्मा जी भी जिक्र कर रहे थे, ममता बनर्जी ने कहा कि खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और पूरी कांग्रेस चाह रही है कि वो कांग्रेस में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। तो अभी तो उनकी रणनीति बनना बाकी है, उम्मीदवार उतारने की तो बात। तो दूसरी तरफ हम बीजेपी को देख रहे हैं, 160 सीटें वो तय कर रहे हैं जिनमें जनवरी तक उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं मनोज जी, आरयू सीटों। तो आप देखिए दोनों की रणनीति में जमीन आसमान का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी रणनीति बेहतर है तो वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और वैसी रणनीति बना रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दल अभी तक तो तय ही नहीं कर पाए कि किस तरह से सीटों का बंटवारा करेंगे।
तो सीटों के बंटवारे की तो बात है शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और जो आप जिनका जिक्र कर रहे थे पुराने शेरों को जो बाड़े में छोड़ दिया है, उनमें एक ब्रजमोहन अग्रवाल, वो 3 बार के मंत्री रहे थे रमन सिंह कार्यकाल में, उनको फिर मंत्री बना दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में संभावना है कि जो बाड़े के खुले शेर हैं तो एकाध को बाड़ाबंदी में करके किसी ट्रेकुलाइज करके एक छोटे पिंजरे में ले आएँ और बाकी को वापस जहाँ से लाए हैं उनको वहाँ भेज दिया जाए। इसकी भी रणनीति हो रही होगी, नई जिम्मेदारी की बात हो रही होगी कि अगर शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की खबरें हैं या फिर कैलाश विजयवर्गीय को क्या होगा, तो ये भी संगठन की चिंता का विषय होगा। निश्चित तौर पर इस बैठक में ये भी चर्चा होगी, क्योंकि अगर आप रणनीति बना रहे हैं तो सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। 2 बातें मैं बड़ी साफ साफ कहना चाहता हूँ। पहली बात है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो हैं वो बाड़े के शेर की मामला नहीं है, वो सदाबहार व्यक्ति के रूप में काम करते हैं और उनके साथ जो है पूरा समझ, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी की राजनीति करने का तरीका है कि वो सबके साथ तालमेल बिठा लेते हैं। ब्रजमोहन जी बहुत मिलनसार और एक बहुत ही सलीके से रहने वाले व्यक्ति हैं। वो उनमें दंभ नहीं है, उनके अंदर है जो है असहयोग की भावना नहीं आती, प्रतिशोध की भावना नहीं आती। इन सब बातों का समावेश जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को भी मालूम है और इसलिए जो है वो वहाँ मुख्यमंत्री पद की बार बनाए गए हैं। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है, जो तौर तरीका है काम करने का, उसमें बड़ा परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन ये है कि जो बैठकें होती हैं वो केवल भाषणों के लिए होती है या उसमें जो है ये पूछा भी नहीं जाता कि क्या करना है और कोई ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बताया जाएगा कि 161 कैंडिडेट क्या कौन होना चाहिए जो हैं या फिर किस तरह की रणनीति बनाना चाहिए। रणनीति बनाने के लिए एक पूरी टीम तैयार है, वो रणनीति जो है वो पूरी बातें हो रही हैं, बहुत बातें संकेत में कही जा सकती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में टिकट वितरण का मामला था, मैं ये पुख्ता जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि कोई चुनाव समिति की बैठक का मामला नहीं बना, कोई चुनाव समिति में चर्चा नहीं हुई और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एक लिस्ट दे दी गई कि ये पहली सूची में ये नाम जारी कर दीजिए और किसी से ये नहीं पूछा गया। उन्होंने कहा कि सर्वे में यही नाम आ रहे हैं जो सबसे उत्तम नजर आ रहे हैं, आप इनको जारी कर दीजिए। और मैं तो यहां तक कहने की स्थिति में हूं कि सारी प्रक्रिया ऐसी ही निपटाई गई थी। ये ठीक है कि औपचारिकता के नाम पर अब सब हम मोहर लगवा लेंगे और दस्तखत कर लेंगे, सब हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके का नेटवर्क खड़ा किया गया है, जिसे आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर कहा जा सकता है, वैसा इस समय अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का और उनके साथ काम करने वाली पूरी टीम का है। तो वहां से जो जानकारियां जनता के बीच से फीडबैक, आप देखिए तीनों राज्यों में आउटपुट अनुकूल आए हैं। अनुकूल आने के पीछे ये योजनाएं हैं, ये सब हम कह सकते हैं और कह ही रहे हैं, हमने भी कहा है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये माना जाए कि कौन सी सीट का टेम्परामेंट क्या है, कौन सी सीट के मतदाता किस प्रत्याशी के आधार पर भाजपा की तरफ झुक सकते हैं, ये सारे सर्वे हुए हैं और मैं यहां तक कह सकता हूं कि उन सर्वे के आधार पर टिकट बटे हैं सारे तीनों राज्यों में। और ये भी मैं आज आपके सामने कह रहा हूं जो मेरी जानकारी के आधार पर, और मैं समझता हूं कि मैं इसमें बहुत अपने आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का नाम भी चयनित करने के पीछे पूरी टेक्नोलॉजी का काम किया गया है, पूरी रणनीति बनाई गई है। ये बिल्कुल गलत है कि शिवराज जी को हटा दिया गया है। ये हो सकता है कि शिवराज जी को हटाए जाने का तरीका और बेहतर हो सकता था, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि पहले से सूचना थी, सब लोगों को मालूम था, लेकिन जो मुख्यमंत्री के नाम घोषित किए गए हैं वो आधुनिक तकनीकी को इस्तेमाल करते। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि आधुनिक तकनीकी क्या होती है, फिर अभी कभी अपन व्यक्तिगत चर्चा में मैं बता दूंगा। और इसका दौर है तो दर्शक समझते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मनोज जी सारी चीजें क्लियर थी और इस समय जो टीम है, प्रधानमंत्री जी के साथ जो टीम काम कर रही है, वो विश्व की सबसे ज्यादा जो है जिसको कह सकते हैं ताकतवर टीम है। आप देखिए ना कि यदि प्रधानमंत्री जी कहीं भाषण देने के लिए जाते हैं, क्या आपको एक सेकंड के लिए लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं एक सामान्य गांव से उठ करके आए, एक चाय वाले के बेटे हैं और इतनी जबरदस्त और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें कर जाते हैं जो आप और जो ये IIT IIM वाले जो केजरीवाल टाइप के नेता हैं वो दिन भर सर्टिफिकेट मांगते घूम रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके की बातें कह जाती हैं उसका जो अर्थ है, इसका मतलब यही है कि उनके साथ जो टीम काम कर रही है वो इस समय विश्व की सबसे बेस्ट टीम में से एक है, जो कंटेंट्स निकाल कर देती है ये, और जो जहां तक ये नीचे की जांच पड़ताल के बाद के जो तथ्य आते हैं
मैं आपको इससे ज्यादा क्या बताऊं कि मुझे ये जानकारी बता रहा था कोई हमारा मित्र साथी जो है, तो मैं खुद भौचक रह गया कि यदि मान लो आप किसी कार्यक्रम के लिए जिम्मेदारी आपको दी गई है और आप कार्यक्रम के अंदर वो काम करते करते कहीं चूक कर रहे हैं, तो 15 मिनट बाद आपके पास फोन आ जाएगा कि आप ऐसी गड़बड़ मत करिए। ऐसा लग रहा है जैसे सैटेलाइट से उस आदमी को काम करते हुए कोई देख रहा होगा। उसको फोन पर बता दिया जाता कि आपको ये दायित्व दिया था, आप देखो इधर उधर मुंह मत घुमाइए, सीधे सीधे काम करिए। तो ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों को मैं बहुत ईमानदारी से आपसे ये बात कह रहा हूं जी बिल्कुल कि तो आप ये देखिए, जब ऐसी स्थिति हो तब जो है कुछ भी किया जा सकता है। फिर दूसरा आप एक संदेश मनोज जी समझिए कि अभी 3 कानून बने, तीनों कानूनों में क्या पहले नहीं बदले जा सकते थे? ठीक है भाई 50 साल का अनुबंध होगा, लेकिन आप तो 75 चल रहे हैं ना, 25 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? लेकिन कानून बदले गए, आईपीसी वगैरह जो बदले गए हैं, बिल्कुल, सीआरपीसी, आईपीसी, हाँ, उसमें जो है मनोज जी पहले ये था कि केवल गुलामी काल के लिए कानून बने हुए का उपयोग करते रहे आप। अब जो है भारत में दंड देने के लिए नहीं, न्याय देने के लिए कानून बने हैं। जब इनका संदेश जाता है तब समझ में आता है कि ये सरकार क्यों जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा वकालत नहीं तो हम ऐसे दौर में जब देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों को तो वैसे गुलाम चाहिए बिना किसी आईपीसी सीआरपीसी के कानून के, तो वो तो फिर कानून में क्यों बदलाव करते हैं। लेकिन ब्रजेश जी चिंता भी यही है ना कि 51% वोट शेयर की बात हो रही है, जो शर्मा जी ने कहा टेक्नोलॉजी का भी उपयोग है, लेकिन चुनाव तो आदमी को लड़ना है, तो आदमी का भी चयन उसी टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है ना। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीधे संवाद, सीधा फीडबैक कि आपका सांसद क्या कर रहा है, वो आपके बीच में उपस्थित है या नहीं है, उसका काम क्या है। तो जो मतदाता है, जो वोट देने वाला है, मोदी सरकार टेक्नोलॉजी से उसी से सीधा संपर्क कर रही, उसी से फीडबैक ले रही, अपने आदमी का भी, अपने सांसद का भी, कि जो यदि बेहतर नहीं है तो उसको बदल देंगे। तो निश्चित तौर पर जब लगेगा जनता सीधे संपर्क करके उनसे फीडबैक लेकर जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं, तो फिर वो सरकार पर भरोसा क्यों नहीं करेगी? 51% का जो लक्ष्य रखा है वो पूर्ति क्यों नहीं होगी, जब उसको मालूम है कि सरकार हमसे ही पूछ के काम कर रही है, हमारे ही बताए अनुसार कर रही है। यदि हमने कोई दिक्कत दी है, यदि हम छोटा सा उदाहरण ले लें कि स्वच्छता के मामले पे आप बाकायदा फोटो खींचिए और भेज दीजिए दिल्ली सरकार को, आपको तुरंत आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा कि यहाँ पे क्या गंदगी है, कैसे सफाई हो रही है। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया। उसी तरह से सरकार काम कर रही है, सरकार योजना का बेहतर क्रियान्वयन के साथ साथ लोगों से फीडबैक ले रही है। अब आप देखिए, जो हम यात्रा की बात कर रहे थे, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये गांव-गांव तक जा रही है मनोज जी। गांव में लोगों से उनका अनुभव ले रही है कि उनका जीवन किस तरह से बदल गया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को सीधा संवाद कर रहे हैं। आप सोचिए कि 1.25 लाख लोग जुड़ चुके हैं, अनुभव अपने साझा कर चुके हैं। 125 करोड़ लोगों ने वो योजना का लाभ जो लिया था, वो बाकायदा सीधा उस रथ यात्रा से जुड़ गए अब तक। बिल्कुल, अनुभव की बात करो आप। इसके अलावा जो वंचित हैं, बड़ी संख्या में 50 लाख लोग अब तक जुड़ चुके हैं जो इस योजनाओं से वंचित रहे, जिनको जानकारी नहीं थी। तो आप देखिए 51% लक्ष्य क्यों नहीं पाएंगे जब आपके घर पर सरकार जा रही, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे लिए तो वीआईपी कौन है? वीआईपी गरीब है, महिला है, युवा है और सरकार, हाँ, किसान है। तो उस तक सरकार पहुंच रही, तो उसको वीआईपी का एहसास भी करा रहे हैं ना कि भैया आपने ये योजना है, ये आप इसके दायरे में आते हो और आपको इसका लाभ लेना चाहिए। आप देखिए उस तरह दिशा में कदम बढ़ रहा है। अब तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में ये भी एक तरह से आ रहा है कि वो जल्दी ही इसको 5 लाख से 10 लाख कर सकते हैं, डबल राशि कर सकते हैं, और मध्यम वर्गीय परिवार को जोड़ने पर भी विचार चल रहा है। तो आप देखिए सरकार किस तरह से काम कर रही है। निश्चित तौर पर किसी के सुझाव से नहीं, जो टेक्नोलॉजी का लाभ लिया जा रहा है उससे नीचे से जो फीडबैक आया कि मध्यम वर्गीय के साथ कुछ नहीं कर रही सरकार, उसके साथ दोहन हो रहा है कि उसका ये हालत हो जाती है कि यदि वो बीमार हो जाए उसके घर में तो वो गरीबी रेखा में आ जाता है एक इलाज कराने में। तो सरकार उसकी भी चिंता कर रही है। जो हम बार बार कहते थे कि एक वर्ग ऐसा है जो पिस रहा है, गरीब को सरकार पर्याप्त मात्रा में दे रही, ऊपर वाले के लिए तो उसको सक्षम है। मौजूदा हाल में तो कह सकते हैं ना हम कि जिस सरकार के बारे में कहा जाता था कि ये संगठन की ये बैठक भोजन विश्राम ही करता है, वो अब इतनी बैठक कर रहा है कि ना कार्यकर्ताओं को भोजन का समय मिल पा रहा है ना विश्राम का, केवल चुनाव में लगे रहो। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर 24 के रण को लेकर मंथन चल रहा है। मंथन मध्य प्रदेश को लेकर भी है, पूरे देश को लेकर भी है कि कौन चेहरे चुनाव होंगे, मुद्दे क्या होंगे, जनता के बीच कैसे जाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, और उन सबसे बढ़कर कि जो केंद्र की योजना है उसको कैसे लागू किया जाए ताकि अगले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा उसको सफलता मिल पाए, और जो तीसरी बार का उसका लक्ष्य है, तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का, वो पूरा कर पाए। और उसके मुकाबले विपक्ष की हम बात करें तो अभी वहाँ केवल बैठकों का दौर चल रहा है, इसके बाद विश्राम की मुद्रा में चले जाते हैं, और बैठक है तो भोजन तो चल ही रहा होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।
चेहरा तक